हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैथ्स बाय लोकेश सर ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लाए हैं आपके लिए हमारी टेस्ट सीरीज़ 1 का सॉल्यूशन। ठीक है, इस सॉल्यूशन में हम जो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन थे उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और बताएंगे चीज़ों को कि आपने क्या क्या गलतियाँ की है। ठीक है, जिन्होंने टेस्ट सीरीज़ नहीं सॉल्व की थी, जो नए बच्चे हैं हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं, अगर उन्हें टेस्ट सीरीज चाहिए तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और रह गई बात, इस समय आपके वीडियो में टेस्ट सीरीज आपके सामने दिख रही है। ठीक है, एक बार हम चीज़ों को पढ़ देते हैं अगर थोड़ी सी क्लैरिटी कम है। मासिक टेस्ट परीक्षा विषय गणित, समय है 1.5 घंटे, 50 नंबर का है ये आपका टोटल पूर्णांक। ठीक है, नोट सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। प्रश्न नंबर 1 है आपका, यदि f(x) इज इक्वल टू एक्स मॉड x तो f' का मान होगा। ठीक है, प्रश्न फिर से सुन लीजिए एक बार। यदि f(x) कोई फंक्शन दिया गया है इज इक्वल टू x इंटू मॉड x तो f' का मान होगा। पहला ऑप्शन आपके पास 2x, दूसरा है 2 इंटू मॉड x, तीसरा ऑप्शन है -2x और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 3 नंबर का प्रश्न है आपका ये। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि y इज इक्वल टू लॉग ब्रैकेट में है x की पावर x हो तो dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भी 3 नंबर का प्रश्न है और इसमें भी ऑप्शनल है। पहला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, दूसरा है log e/x, log e/x c, तीसरा ऑप्शन है log ex, चौथा ऑप्शन है log x/e। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है आपका, यदि f(x) इज इक्वल टू x² - 9 अपान x-3, x स्क्वायर है ऊपर क्या है x² - 9 बटे x - 3, यदि x इज नॉट इक्वल टू 3, फिर 6 है। ठीक है, यदि x इज इक्वल टू 3 तो दिखाइए कि फलन f(x) x बराबर 3 पर क्या है, सतत है, कंटिन्यूअस है। चौथा क्वेश्चन है, यदि f(x) इज इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट में cos x अपान 1 प्लस साइन x हो तो f' का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये 6 नंबर का प्रश्न है और तीसरा वाला 5 नंबर का था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, f(x) इज इक्वल टू x अपान 1 प्लस e टू द पावर 1/x, e टू द पावर कितनी है ये 1/x है। ठीक है, x अपान 1 प्लस e टू द पावर 1/x, और ये किस कंडीशन के तहत है, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, जब x आपका 0 के बराबर ना हो। ठीक है, इसके नीचे क्या है 0 है, फिर ये किस कंडीशन पर है, व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब x बराबर 0 हो तो फंक्शन क्या होगा आपका 0 होगा। तो x इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू 0 पर फलन f(x) की अवकलनीयता की जांच कीजिए। ठीक है, फलन आपका अवकलनीय है कि नहीं है, x बराबर 0 पर ये जांच करना है। ठीक है, तो ये हो गया x बराबर 0 पर फलन f(x) की अवकलनीयता की जांच करनी है। प्रश्न नंबर 6 है, x इज इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा, x इज इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू a कॉस क्यूब थीटा तो dy/dx का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, f(x) इज इक्वल टू x अपान मॉड x प्लस 2x², यदि x इज नॉट इक्वल टू 0 वाली कंडीशन है, यहाँ पर x 0 के बराबर ना हो, और इसके नीचे लिखा गया है k, यदि x इज इक्वल टू 0 तो k के किस मान के लिए फलन f(x) x बराबर 0 पर सतत होगा। ठीक है, k के किस मान के लिए फलन f(x) x बराबर 0 पर सतत होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि f(x) इज इक्वल टू x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 3 तो सभी x इज द एलिमेंट ऑफ क्लोज इंटरवल है 0,1 में मध्यमान प्रमेय की पुष्टि करो, यानी इस पर मध्यमान प्रमेय लागू होगी या नहीं लागू होगी, इस बात को आपको सॉल्व करना है। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, y इज इक्वल टू अंडरवुड में, ये आपकी जो अनंत श्रेणी होती है उससे संबंधित प्रश्न है, y इज इक्वल टू कॉस x अंडरवुड के अंदर, फिर प्लस, फिर अंडरवुड कॉस x, फिर प्लस अंडरवुड कॉस x प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक, तो dy/dx का मान याद करना। ये भी 5 नंबर का प्रश्न है। और प्रश्न नंबर 10 जो है वो बहुत ही बढ़िया सवाल है। ठीक है, सवाल तो बहुत छोटा सा है लेकिन आपको काफ़ी इसमें
दिमाग लगाना होगा। बहुत सारे बच्चों ने मिस्टेक किया है। अब तक जितने भी लोगों ने हम अपना सोल्यूशन भेजा है, किसी का भी ये क्वेश्चन सही नहीं हो पाया है। और ये पूरी टेस्ट सीरीज में सबसे ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है, 8 नंबर का क्वेश्चन है ये। एफ एक्स इज इक्वल टू दिया गया है साइन इनवर्स ब्रैकेट में है 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका आपको अवकल गुणांक ज्ञात करना है, लेकिन किसके सापेक्ष? साइन इनवर्स यक्स के सापेक्ष आपको अवकल गुणांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये थी आपकी टेस्ट सीरीज। ठीक है, आइए अब बात करते हैं इसके सोल्यूशन पर। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। ठीक है, जो नए लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने टेस्ट सीरीज नहीं दी थी, वीडियो में तो क्वेश्चन पेपर को हमने क्लियरली बताया, उसको बोलकर भी आपको बताया कौन कौन से क्वेश्चन हैं। उसके बाद भी अगर आपको उसका एक बेहतर प्रिंट चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8576870243 पर मैसेज करके अपनी टेस्ट सीरीज़ को उसका प्रिंट ले सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इस नंबर से जुड़ जाते हैं तो आपका एक ग्रुप है, उस ग्रुप में हम आपको ज्वाइन कर देंगे और आगे ऐसी जो भी टेस्ट सीरीज़ होती रहेंगी आप वहाँ से डायरेक्ट लिंक रहेंगे और उसको आसानी से आप निर्धारित समय पर टेस्ट को दे पाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड एक्स। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना था? एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, किसकी वैल्यू निकालनी थी? एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालनी थी। और हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 2x, 2 मॉड एक्स, -2x और नोटा, मतलब नन ऑफ दीज अबव, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन इसका आंसर है। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा जो फंक्शन दिया गया है ये मॉड के रूप में भी दिया गया है। ठीक है, तो पहला काम तो हमारा ये होगा कि मॉड में दिए गए फंक्शन को विस्तार करना। इसका कैसे विस्तार करोगे भाई? देखो, पहले रफली बताते हैं भाई। जो मॉड एक्स में है उसको आप कैसे डिस्क्राइब करते हो कि भाई एक्स की 2 वैल्यू होगी, एक तो प्लस एक तो माइनस। ठीक है, जब एक्स पॉजिटिव होगा तो वहां पर क्या कंडीशन बनेगी? एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, और जब एक्स क्या होगा? लेस देन 0 होगा, यहां पे इक्वल भी लगा लो। जब लेस देन 0 होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। यही तो मॉड एक्स का एक्सपेंडेड फॉर्म है। मॉड एक्स कंडीशन में होता है कि मॉड से बाहर निकले पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कंडीशन उसकी पॉसिबल है। अगर एक्स का मान आप 0 से बड़ा रखते हो, ठीक है, तो पॉजिटिव होगा, और अगर 0 से छोटा रख देते हो तो क्या होगा? -x होगा। इसी तरह अगर इसको हम यहां पर करें तो हमारे पास क्या है? एक एक्स और है बाहर। देखो, एक एक्स बाहर और था ना, तो एक एक्स अगर यहां भी आ जाएगा तो जब इस वाली कंडीशन पर एक्स तो बाहर, वो तो मॉड में नहीं है, ये वाला एक्स ये पॉजिटिव ही है, तो ये वाला एक्स जब पॉजिटिव है और मॉड के अंदर से अगर पॉजिटिव एक्स निकलेगा तो दोनों क्या हो जाएंगे? आपके एक्स स्क्वायर हो जाएंगे। तो पहली कंडीशन क्या हो जाएगी हमारे यहां पर? एक्स स्क्वायर हो जाएगा यदि एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल देन 0। बात समझ में आ गई? दूसरी कंडीशन में देखो, बाहर तो हमारे एक्स था पहले से ही, ठीक है, और जब मॉड एक्स से जो एक्स निकलेगा वो एक्स इज लेस देन वाली 0 के लिए क्या होगा? -x होगा। तो एक्स का एक्स में गुणा कराएंगे, एक्स स्क्वायर तो बनेगा, लेकिन किसका? -x स्क्वायर। तो दूसरी कंडीशन क्या बनेगी? -x स्क्वायर यदि x इज लेस देन 0। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये हो गया आपके इस क्वेश्चन का एक्सपेंडेड फॉर्म, विस्तारित रूप। बात समझ में आई? भाई एक्स था ही, मॉड एक्स जब पॉजिटिव होगा तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, जब नेगेटिव होगा तब भी एक्स स्क्वायर बनेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कंडीशन हमने यहां पे लिख दी है। अब इसका क्या करेंगे? हम अवकलन करेंगे। ठीक है, एफ डैश एक्स निकालेंगे। जब एफ डैश एक्स निकालोगे तो देखो, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x है ना, एक्स की पावर n वाला फार्मूला लगाएंगे
और कंडीशन भी इसकी लिखते रहेंगे, यदि x इज ग्रेटर आर इक्वल देन 0, और -2x माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा, यदि x इज लेस देन 0। बात समझ में आ गई। अच्छा, इस कंडीशन को आप कैसे फिर से, अब देख रहे हैं ऑप्शन में तो ये है नहीं, 2x भी है -2x भी है, कौन सा उत्तर दिया जाए। तो कोई ऐसा सिस्टम देखा जाए जिससे एक कंफर्म आंसर आए। तो जैसे हमने इस क्वेश्चन को यहां पर इसका विस्तार किया, विस्तारित रूप में इसको लिखा, ऐसे ये जो हमें अवकल गुणांक विस्तारित रूप में प्राप्त हुआ है, इसको भी हम इसके संक्षिप्त रूप में चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, f' लिख लिया आपने, देख रहे हैं दो गुणांक, x का गुणांक 2 यहां भी है और यहां भी x का गुणांक -2 है। अच्छा, ये -2x का जो गुणांक है ये ऐसे भी तो हो सकता है आपका कि दो गुणांक हो, यहां पर x हो, दो गुणांक हो, यहां पे क्या हो, -x हो। तो ये कंडीशन देख रहे हो, एक बार x पॉजिटिव एक बार x क्या निगेटिव, इसका मतलब x को हम मॉड में रख सकते हैं कि नहीं, कंडीशन दे देंगे भाई। जब बाहर निकलेगा तो दो कंडीशन दी गई यहां पर ना, x इज ग्रेटर देन 0 और x इज लेस देन 0, ये तो खुलेगा मॉड x। तो इसका मतलब ये x जो पॉजिटिव है निगेटिव है, ये क्या है, मॉड x है, और इसका गुणांक कितना है, 2। समझ में आया। तो f' क्या हो जाएगा आपका, 2 मॉड x, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड है जो इसका, वो सही है। बात समझ में आ गई ना। इसको देखो हमने क्या किया, संक्षिप्त रूप किया भाई, गुणांक 2 2, ये जो माइनस यहां पर लिखा गया है इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा आप। ठीक है, ये ना समझिए कि -2 है, 2 को मॉड में लिखा जाए, 2 को देखो यहां पर बाहर जब ले लेंगे हम तो ये -x के पास चला जाएगा और x को हम मॉड में लिखेंगे। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। यहां पर x प्लस का है, माइनस का है, तो इसका मतलब क्या है, मॉड x है। ठीक है, अब बोलोगे दो बार था तो 4 क्यों नहीं लिखा, तो ऐसा थोड़ी ना होता है। यहाँ पे जो गुणांक है भाई, यहाँ पर तो x ही लिखा था ना, वो x इसके साथ भी आया, इसके साथ भी आया, तो यहाँ पर अगर हम 2 लिखे होते तो यहाँ पे 2 इसके साथ भी आता, 2 इसके साथ भी आता। ये थोड़ी है फिर से इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 2 दूनी 4 कर देंगे, नहीं है ना। x एक बार है तो वो दोनों के साथ आता है, जब ये संक्षिप्त रूप में जाता है तो वो सिर्फ एक बार आता है। बात समझ में आ गई। ये था आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है y इज इक्वल टू लॉग इंटू एक्स टू द पावर x। ठीक है, और 4 ऑप्शन है हमारे पास, नोटा है नन ऑफ दिस, और सेकंड ऑप्शन है लॉग e अपॉन x, थर्ड ऑप्शन है लॉग e x, एंड फोर्थ ऑप्शन है लॉग x अपॉन e। आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। फाइंड क्या करना है इसमें, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स कैसे आएगा,
इसका क्या कीजिए, x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। लेकिन x के सापेक्ष अवकलन करने से पहले एक बात ध्यान दीजिए कि log के बाद जो लघुगणकीय वैल्यू होती है उस पर अगर कोई पावर है तो वो पावर पहले से आगे आ जाती है। x यहां आ जाएगा आपका और log क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। बहुत से बच्चों ने इसमें भी log लिया है, सॉरी यहां पे x नहीं रहेगा, यही पावर तो यहां आ गई। इसमें log लेने का क्या पर्पज है, आपको पावर से जो प्रॉब्लम है वो तो देखो, ये पावर अपने आप यहां आ जाएगी बिना log लिए, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन बन गया, इसमें log लेने का क्या पर्पज है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो जब यहां पर आप इसका अवकलन करोगे, dy/dx निकालोगे, तो यहां पर अब ये दो फलन हो गए, यहां पर गुणा का नियम चलेगा, ठीक है। x को छोड़ा log x का अवकलन 1/x प्लस log x को छोड़ा x का अवकलन 1 हो जाएगा, ठीक है। क्या आ गया, ये x से x कैंसिल हो गया, 1 प्लस आ गया आपका log x, ठीक है। ये भी हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने देते आप इसी पर आंसर छोड़ सकते थे, बट ऑप्शन जो है इसके अकॉर्डिंग कोई है ही नहीं, तो हमें अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा कि आपके ऑप्शन में से क्या हम नोटा पर जाएं, ठीक है। ये सबसे खतरनाक ऑप्शन होता है, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग करने वाला ऑप्शन होता है कि आपका आंसर तो आ गया है, आप यहां तक 100% श्योर हो और यहां तक बिल्कुल सही है आपका सवाल, लेकिन ऑप्शन तो इसमें से कोई है नहीं, तो आपके पास क्या है भाई, यही ऑप्शन डालें हम, नहीं, ये आंसर नहीं होगा। बाकी के जो 3 ऑप्शन उसमें से कोई एक होगा ये। अब ये कैसे होता है, देखो लॉग में हमने एक रूल बताया था आपको कि कोई लघुगणकीय मान जो होता है उसका जब आधार समान होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना। जैसे log 10 ले लिया हमने और बेस भी कितना बना लिया, 10 बना लिया, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। और यहां पर 1 है ना, यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, log 10 टू द बेस 10 log e टू द बेस e, कोई भी दो समान चीजें हम यहां पर लिख करके एक के स्थान पर लिख सकते हैं। अब ऐसा क्या लिखें जिससे हमारा फायदा हो, क्वेश्चन में देख रहे हैं हम ई दिख रहा है हर जगह, तो log e ही ले लेते हैं, ई वाला ही ले लेते हैं। 1 की जगह पे क्या लिख देते हैं, log e टू द बेस e प्लस कितना, log x। और जब कोई बेस ना हो तो हमेशा बेस e ही रहता है। बात समझ में आ रही है ना, log पर अगर कोई बेस खुद नहीं लिखा गया है तो वहां पर हम उसका बेस क्या मानते हैं, हमेशा ई मानते हैं। आगे बात समझ में, तब ये देखो दोनों लॉग वाली चीजें किस में है, प्लस में है। अगर ये प्लस में है तो निश्चित रूप से इसका मतलब क्या होगा, गुणे में हो जाएंगी। लेकिन अगर यहीं पर बेस कुछ और दिया गया होता तब ये गुणा में नहीं होती, क्योंकि अगर लॉग दो, ये दोनों अलग अलग प्रकार के लॉग हो जाते, ठीक है। आप बोलोगे यहाँ पे तो कोई बेस नहीं दिया गया तो कैसे गुणम होगी, अभी तो बोल रहे हैं कि जब कोई बेस ना दिया गया तो ई माना जाता है, यहां भी ई लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों जगह लिखो या ना लिखो बेस क्या रहेगा, इसका ई रहेगा, ठीक है। तो अब ये दोनों एक ही प्रकार के लॉग हैं, तो दोनों प्लस में है तो दोनों गुणा में हो जाएंगे। लॉग क्या क्या गुणा में होगा, ई और एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड वाला, ठीक है, नोट कर लीजिए।
आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दिया गया है फंक्शन हमारा यदि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3, यदि एक्स इज नॉट इक्वल टू 3 और 6 है यदि एक्स इज इक्वल टू 3 और एक्स बराबर 3 पर हमें ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, एक्स बराबर 3 पर क्या है, ये फलन हमारा क्या है, सतत है, ये प्रूव करके दिखाना है। तो कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, ये बात कैसे पता चलती है? व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, ये तीनों चीजें जब इक्वल होती हैं हमारी, तो हमारा फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो यहां पर हमें इन तीनों चीज की वैल्यू निकालनी होगी और इसको इक्वल करके दिखाना होगा, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख रहे हैं अपना जो फंक्शन है ऊपर दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपान एक्स माइनस 3, ये तो थोड़ा सॉल्व हो सकता है, ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग सकता है। तो अपने फंक्शन को हम थोड़ा सा इजी फॉर्मेट पे लिखते हैं। क्या हो जाएगा हमारा, ये एक ब्रैकेट में x प्लस 3, दूसरे ब्रैकेट में क्या x माइनस 3 और अपान कितना x माइनस 3 इंटू 6। कंडीशन क्या है, x इज नॉट इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू कितना 3। अब देखो एफ एक्स इक्वल टू कितना बन जाएगा, x माइनस 3 वाला खत्म हो गया, आपका क्वेश्चन बन गया x प्लस 3 और 6। x इज नॉट इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू कितना 3। ठीक है, क्वेश्चन देखो इतना सिंपल सा बन गया। तो क्वेश्चन को देखते ही पहले सॉल्व करने मत लग जाया करो, पहले देखा करो क्वेश्चन, हो सकता है ऐसा फॉर्मेट दिया गया हो जो हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो और वो सॉल्व हो सकता हो। सॉल्व होने के बाद फंक्शन हमारा देखो कितना छोटा सा बन गया अभी। इसकी अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू कितने पर, 3 पर, फंक्शन एफ एक्स, ऊपर निगेटिव का सिंबल इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 निगेटिव, फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू जब 3 से कम हो, एक्स बराबर 3 पर वैल्यू 6 है और 3 पर जब एक्स की वैल्यू 3 ना हो तो एक्स प्लस 3 है, मतलब 3 से कम हो चाहे ज्यादा हो, हर बार पर हमारा फंक्शन क्या बनने वाला है, एक्स प्लस 3 ही बनने वाला है। बात समझ में आई? अच्छा एक बात बताओ, इसका अगर एक ग्राफ बनाए हम, ग्राफ पर यहां पे ले ले 3 वाला पॉइंट और 3 से इस तरफ जो है ये x इक्वल टू कितना है, यहां पर 3 है। 3 से लेफ्ट साइड में हमारा फंक्शन x प्लस 3 बन रहा है, राइट साइड में भी क्या फंक्शन बन रहा है, x प्लस 3 बन रहा है और x पर फंक्शन बन रहा है 6। ठीक है, फंक्शन 6 बन रहा है, फंक्शन की वैल्यू क्या बनेगी वो बात की बात है। तो देख रहे हैं इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड तो बराबर ही है। ठीक है, लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या है इसके, बराबर है ना, बराबर है कि नहीं है? तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत है? आप बताइए, जरूरत है? हमें तो नहीं लगता भाई। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट खुद ही इनके दो फंक्शन है, वो फंक्शन क्या है, दोनों इक्वल हैं, तो यहां पे निकालने की क्या जरूरत है? तो यहां पे सिर्फ एक लिमिट निकालो आप। ठीक है, क्या निकालोगे आप, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3। ठीक है, कोई भी यहां पर हम पॉजिटिव या लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट निकाल भी सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं है कि निकाल देते आप गलत हो जाता। ठीक है, बिल्कुल निकाल सकते हो। फंक्शन एफ एक्स हो गया और फिर से लिमिट एक्स टेंड्स टू 3। अब फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स प्लस 3 है, एक्स प्लस कितनी है, 3 है। फिर आप बोलोगे यार अगर ऐसा नहीं निकाल ले, अब कैसे पता चला हमारे फंक्शन की वैल्यू हम यहाँ पर x प्लस 3 रखें या 6 रखें? हमारे पास तो 2 ऑप्शन है ना, ये एक 3 से कम होता तब लेफ्ट हैंड लिमिट पर बात होती है कि 3 से कम है, राइट हैंड लिमिट पर बात होती है कि 3 से ज्यादा है। जब आप ना तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे ना राइट हैंड लिमिट निकालोगे, तब बात कैसे पता चलेगी कि फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर 3 से ज्यादा वाली कंडीशन को अप्लाई करें या कम वाली या बराबर वाली नहीं, कैसे कंफर्म होगा? नहीं कंफर्म होगा ना। अब यहां से ये बात आप अब दिमाग में एकदम श्योर हुए हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो इसके। ठीक है, हम देखो क्वेश्चन को इसलिए आपको घुमा घुमा कर बता रहे हैं ताकि आपके दिमाग में जो काफी कंफ्यूजन रहती है वो कंफ्यूजन दूर हो। क्यों लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, राइट हैंड लिमिट निकालें, क्यों ना निकालें? ठीक है, दोनों का रीजन दिमाग में होना चाहिए ताकि पूरी तरह से कंफ्यूजन ना रहे दिमाग में आपके। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट पर भी क्या हो जाएगा, इसका x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, चाहो तो h का फॉर्मेट यूज करो। ठीक है, और चाहे तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट सीमा का अस्तित्व कर दो, कितना हो जाएगा 3 + 3 = कितना 6। आगे बात समझिए, क्योंकि फंक्शन हमारा डिफाइंड है इस समय। आगे बात समझने, लेफ्ट हैंड लिमिट की h अगर रख भी देते बाबू तो क्या होता है यहाँ पर, कुछ नहीं। x = क्या रखते यहाँ पर आप बोलो, 3 - h रखते ना, ठीक है। तो जब 3 - h रखते तो लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, फंक्शन f 3 - h = लिमिट h टेंस टू 0 क्या हो जाता है, h की जगह पर 3 - h प्लस कितना 3, सीमा का अस्तित्व करने पर h 0, 3 और 3 कितने आ जाते, 6 आ जाते। लो ऐसे ही देख लो, ठीक है, रखने पर। आगे बात समझ में, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव fx, लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव x + 3, x = 3 + h रखने पर, ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0 f 3 + h, लिमिट h टेंस टू 0 3 + h + 3, पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट, सीमा का अस्तित्व करने पर कितना हो जाएगा, h 0 हो जाएगा, 3 + 3 कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। और फंक्शन की वैल्यू निकाल लो, यहाँ पे निकाल लेते हैं आपके फंक्शन की वैल्यू कि x बराबर कितने पर 3 पर निकाल रहे हो, तो x बराबर 3 पर फंक्शन कितना है आपका 6 ही है, ठीक है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट = राइट हैंड लिमिट = f3 के, ठीक है, प्रूव्ड हो गया आपका, ठीक है, लिख देंगे यहाँ पर। अतः दिया गया फलन x बराबर 3 पर क्या है, सतत है, प्रूव्ड, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, tan इनवर्स x = cos x / 1 + sin x, और ये फंक्शन fx = दिया गया है, fx = दिया गया है fx बराबर, ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है। fx = इतना दिया गया, क्वेश्चन नंबर 4 है ये हमारा, और इसका हमें f' यानी अवकलन करना है, अवकल गुणांक ज्ञात करना है। आइए देखते क्या करते हैं। हमें पता है बाहर tan इनवर्स x है और अंदर कुछ ब्रैकेट के अंदर कुछ ऐसा सिस्टम सेट किया जाए कि tan प्राप्त हो जाए, ताकि tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाए। अच्छा, कोई वैल्यू आप रख भी नहीं सकते, त्रिकोणमितीय फलन खुद ही घूम रहा है वहाँ पर, खुद कॉस साइन है, इसका मतलब वहाँ पे कोई फार्मूला अप्लाई होने वाला है। अब देखो कौन सा फार्मूला अप्लाई होने वाला है, ये जो पैटर्न है ना cos x / 1 + sin x, ठीक है, ये बहुत बढ़िया पैटर्न है। कक्षा 10 में आपने
इसके बहुत से क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे और 11th में भी बहुत से क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या आएगा आपका tan π/4 - x/2 आएगा। अभी देखिए कैसे आएगा। cos x का फार्मूला कौन सा, x/2 के पदों में लिखोगे क्योंकि 2x तो है नहीं, x है। और क्या लिखोगे, पहला ही फार्मूला जो होता है उसका cos स्क्वायर x/2 माइनस कितना sin स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। बताइए क्या होगा, 1 को लिख सकते हो आप साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2। भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यहां पर हम थीटा ना लेकर के θ/2 के पदों में भी तो ले सकते हैं, कोण बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर x/2 प्लस, देखो इसको कॉस से बनाओ क्योंकि ऊपर क्या है कॉस वाला है ना, कैसे भी बनाओ बनने वाला वही है, कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। और साइन x को क्या लिख सकते हो, साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और सिर्फ साइन थीटा का क्या होगा 2 साइन x/2 इंटू कितना कॉस x/2। क्या ये फार्मूलों से आप समझ गए हो, चीज़ें समझ में आ रही हैं। भाई cos 2 थीटा का फार्मूला होता था हमारा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और सिर्फ cos थीटा का फार्मूला क्या होगा, जहाँ पर थीटा वहाँ पर θ/2 आ जाएगा। ठीक है ना, समझ गए ना। इसी प्रकार साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और सिर्फ साइन थीटा का फार्मूला क्या होगा 2 साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2। ठीक है, और जो 1 का है 1 को हमने क्या लिखा है कॉस स्क्वायर x/2 प्लस कितना साइन स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1। भाई ये किसका फार्मूला है आपका, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x बराबर कितना 1। तो एक साइन पर वर्ग होना चाहिए, दूसरा कॉस पर वर्ग होना चाहिए, और दोनों के कोण बराबर होने चाहिए। तो देखो कॉस पर वर्ग है, साइन पर भी वर्ग है, प्लस में भी है, कोण भी बराबर है, तो वैल्यू 1 होगी ना। समझ गए चीज़ों को। देखिए अब क्या हुआ यहाँ पर, tan इनवर्स ये तो बाहर है ही, इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके 2 ब्रैकेट में यूज कर सकते हैं। कैसे, एक ब्रैकेट में लिख लें cos x/2 प्लस साइन x/2। ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में cos x/2 माइनस कितना साइन x/2 लिख सकते हैं ऐसा ना। भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया, और नीचे क्या हो गया किसका होल स्क्वायर बना, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर cos x/2 प्लस साइन x/2 का क्या होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर को 2 बार लिख सकते हो, cos x/2 प्लस साइन x/2, फिर से एक और ब्रैकेट cos x/2 प्लस साइन x/2। ठीक है, अब देखो ये प्लस वाले से खत्म हो गया, क्या बचा cos x/2 माइनस कितना साइन x/2 बटे cos x/2 प्लस साइन x/2। हम अंश और हर में दोनों में cos x/2 कॉमन ले सकते हैं। tan इनवर्स हमने क्या कॉमन ले लिया cos x/2, ऊपर भी कॉमन ले लिया और नीचे भी कॉमन ले लिया। ठीक है, तो कट जाएगा। अभी देखो बचेगा क्या, यहां से cos x/2 चला गया, क्या आ गया 1, और यहां से यहां पे तो है नहीं cos x/2, तो यहां पर क्या करेगा भाग करेगा। भाई जैसे कहीं लिखा हो हमने a माइनस बी लिखा हो, ठीक है, तो हम इन दोनों में से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। हम c कॉमन ले लें, तो c कॉमन लेने पर क्या होगा a/c माइनस b/c, क्योंकि जो चीज कॉमन ली जाती है वो जिसमें से कॉमन ली जाती है प्रत्येक में क्या करती है भाग करती है। आ गई बात समझ में। तो हमने क्या किया cos x/2 कॉमन लिया, तो इन दोनों पदों में cos x/2 क्या करेगा भाग करेगा। पहले वाले पद में जब भाग करेगा ये खुद ही cos x/2 है तो कट जाएगा, एक बचेगा, और ये sin x/2 है, इसके बटे में आ जाएगा cos x/2, और sin x/2 बटे cos x/2 को क्या लिख सकते हो आप tan x/2। यहां पर भी क्या हो जाएगा यही सेम मैटर बनेगा, ये tan x/2 हो जाएगा प्लस में। ठीक है, तो cos x/2 से कैंसिल हो गया। ये क्या है आपका बोलो बताओ, tan a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, tan a
माइनस टेन बी बटे कितना 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी, यही होता है ना। ए की जगह पर क्या है, देखो टेन ए की जगह पर हम टेन 45 का यूज़ कर सकते हैं, 45 मतलब पाई बाई 4, ठीक है। और अगर यहाँ पर हम x बाई 2 लिख दें तो ये क्या होगा आपका, टेन 45 प्लस का नहीं माइनस का बनाओ, तो माइनस यहाँ भी हो जाएगा, माइनस टेन एक्स बाई 2 अपॉन कितना 1 प्लस टेन 45 इंटू कितना टेन एक्स बाई 2। अब टेन 45 की वैल्यू 1 माइनस टेन एक्स बाई 2, यहाँ पे 1 है ही, यहाँ पे भी वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा प्लस टेन एक्स बाई 2। देखा आपने, दिख रहा है नीचे तक। तो 1 माइनस टेन एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन एक्स बाई 2 किसका फार्मूला बन जाएगा, टेन 45 माइनस एक्स बाई 2। 45 को पाई बाई 4 लिख सकते हो, या 45 ही लिखा रहने तो जो इच्छा। तो इसको हम क्या लिख देंगे, टेन इनवर्स, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, टेन पाई बाई 4 माइनस कितना एक्स बाई 2। समझ में आ गया इतना। अब देखो, एक प्रतिलोम फलन और ये क्या है, त्रिकोणमितीय फलन, इसी का प्रतिलोम है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे दोनों, क्या आ जाएगा सिर्फ पाई बाई 4 माइनस कितना एक्स बाई 2। क्या आ गया, ये एफ एक्स की वैल्यू आ गई। अब निकाल लो एफ डैश एक्स, तो पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट 0 हो जाएगा, माइनस एक्स बाई 2 का निकालोगे तो माइनस 1 बाई 2 बाहर लेकर के एक्स का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और एफ डैश एक्स बराबर क्या आ जाएगा आपका माइनस 1 बाई 2 आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी काफ़ी लोगों ने काफ़ी मिस्टेक की हैं, कुछ लोग 1 बाई 2 तक आंसर लाए हैं लेकिन माइनस नहीं ला पाए हैं, ठीक है। तो चीज़ों को देखिए आपने गलती कहाँ की, ठीक है। काफ़ी बड़े बड़े तरीके से आपने इसको सॉल्व किया, लेकिन क्वेश्चन देखिए इस मैटर से सॉल्व हो सकता था, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ठीक है। नोट कर लीजिए।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया गया है x अपॉन 1 प्लस ई की पावर x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0 टू चेक डिफरेंसिबिलिटी एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 0। x बराबर 0 पर ये फलन हमारा अवकलनीय है या नहीं है, ये जांच करनी है। तो कोई फलन अवकलनीय है या नहीं है कैसे कंफर्म होता है बताइए। जब उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, एल डैश एफ लिखो या लेफ्ट एल एच डी लिख दो, है ना। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव ये क्या हो जाए आपस में, इक्वल हो, तो हमारा फंक्शन क्या होता है, अवकलनीय होता है। ठीक है, लेकिन ये बात भी कई लोग भूल चुके हैं, सब इसकी कंटिन्यूटी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। आगे बात समझ में, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर आपस में इक्वल हैं वो फंक्शन हमारा उस पॉइंट पर क्या होता है, अवकलनीय होता है। ठीक है, आइए इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड किया जाए। कितने पर, x इक्वल टू 0 पर, x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, क्या होगा इसका, लिमिट ठीक है, देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं इसका हम, तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच। तो अच्छा यहाँ पे c कितना है हमारा, c पॉइंट वो क्या है, 0 है ना, तो c की जगह पे क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 0। ठीक है, तो अब देखो इस फंक्शन की वैल्यू रखते हैं हम, लिमिट h टेंस टू 0, नीचे तो माइनस एच है ही, एफ 0 माइनस एच का मतलब क्या हुआ, एफ माइनस एच। तो फंक्शन जो है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बात कर रहे हैं, मतलब 0 से कम। भाई लेफ्ट हैंड का मतलब क्या हुआ, 0 से कम, तो 0 से कम या ज़्यादा वाली दोनों ही कंडीशन इसी पर लागू होंगी, क्योंकि यही है x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी हमारी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए दोनों के लिए यही वर्क करेगा। और इसमें x के स्थान पर क्या रखना है, 0 माइनस एच, मतलब सिर्फ माइनस एच रखना है। तो क्या रख दें वहां पर हम, माइनस एच अपान 1 प्लस ई की पावर माइनस एच। ठीक है, हो गया, माइनस कितना, f0, f0 का मतलब x बराबर 0 पर फंक्शन कितना है, 0 है। ठीक है, तो जब 0 रख दोगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका 0 ही रहेगा। बात समझ में आ गई इतनी। चलिए आगे देखिए, लिमिट चल रहा है, हाँ, लिमिट h टेंस टू 0, माइनस 0 का मतलब कुछ नहीं, h नीचे आ जाएगा, या माइनस एच से माइनस एच काट ही दो, देखो नहीं तो कंफ्यूज होने लगोगे। अभी माइनस एच यहाँ आ गया, ऐसे ले लो, 1 प्लस ई की पावर कितनी, माइनस एच। अब इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस भी क्या हो गया आपका, प्लस हो गया। क्या आ गया आपका ये, लिमिट h टेंस टू 0 1 अपान 1 प्लस ई की पावर माइनस एच। अब यहाँ पे सीमा का अस्तित्व करना है। ठीक है,
सॉरी यार, क्वेश्चन में जो था एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपान 1 प्लस ई की पावर 1 अपान एक्स था। ई की पावर क्या था? 1 अपान एक्स था। ठीक है, इसके लिए इसकी हमें डिफरेंशियलिटी चेक करनी थी। तो जब हमने इसकी वैल्यू रखी माइनस एच अपान 1 प्लस ई की पावर माइनस 1 अपान एच। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हो गया ई की पावर 1 माइनस एच, और यहाँ पर भी 1 अपान एच हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी कितना आ जाएगा आपका? ई की पावर माइनस 1 अपान एच। ठीक है, अब करना है आपको सीमा का अस्तित्व। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात है आप सबके लिए कि यहाँ पर जब हम सीमा का अस्तित्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, कई लोगों को, सबसे पहले आप सबकी थोड़ी गलती बताते हैं। क्या गलती करते थे आप सीमा का अस्तित्व कर देते थे, लेकिन करने से पहले ये नहीं देखते हो कि वो सीमा का अस्तित्व करने पर क्या बन रहा है। आप 0/0 लेकर आते थे और बराबर 0 लिख देते थे। क्या 0/0 डिफाइन होता है? तो जब तक आपका फंक्शन डिफाइन नहीं है वहां पर आप लिमिट की वैल्यू कैसे रख सकते हो? सबसे बड़ी गलती आप यही करते थे। ठीक है, आपके काफ़ी क्वेश्चन में देखा हमने कि जो भी सीमा का अस्तित्व करने वाले क्वेश्चन थे, जहां पर आपने सीमा का अस्तित्व किया है, वहां पर सीमा का अस्तित्व करने के बाद आपको 0/0 या 1/0 ऐसा समथिंग कुछ प्राप्त हो रहा था। ठीक है, तो आप ये क्या है? ये अनडिफाइन है, डिफाइन नहीं है ये फंक्शन। आप इस कंडीशन पर सीमा का अस्तित्व नहीं कर सकते हो। ठीक है, जैसे हम यहां पर इस वाली कंडीशन पर अभी सीमा का अस्तित्व नहीं कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि अपान में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। ठीक है, और किसी का भी अपान 0 हो जाए वो क्या हो जाता है? इनफाइनाइट हो जाता। तो हमने पहले h को सॉल्व किया। देखो, अब यहां पर अगर हम सीमा का अस्तित्व कर रहे हैं तो 1/1 प्लस, इस मैटर में जो कुछ भी होगा, ये 0 हो 1 हो उससे नहीं मतलब है हमें, लेकिन हमारा अभी पूरा फंक्शन हमारा क्या डिफाइन है, अभी इनफाइनाइट नहीं आ रहा है। अच्छा, h की वैल्यू जैसे यहां रखोगे तो ये क्या हो जाएगा? e की पावर माइनस 1/0 हो जाएगा। और 1/0 क्या है बताओ? 1/0 को क्या बोलते हो आप? यही तो है आपका इनफाइनाइट। ठीक है भाई, 1/0 का मतलब क्या? इनफाइनाइट। अब इसको कहीं ब्रैकेट में एक छोटा सा नोट्स बनाकर रख लो आप कि जब e की पावर इनफाइनाइट हो, सिर्फ कितनी? इनफाइनाइट। ठीक है, e देखो, e एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है, जो हमारा ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये कांस्टेंट वैल्यू, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। जब इसकी पावर आप क्या कर दो? अनंत कर दो। ठीक है, इसकी e की जो वैल्यू होती है 2 पॉइंट समथिंग कुछ होती है। ठीक है, उसकी पावर जब इनफाइनाइट हो जाती है तो वो क्या हो जाता है? बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती है। आगे बात समझ में? तो e की पावर इनफाइनाइट का जो वैल्यू होता है वो इनफाइनाइट ही होता है, बट e की पावर जब माइनस इनफाइनाइट हो जाता है तो इसकी वैल्यू होती है 0। ठीक है, ये इतना आप नोट्स करके अपना रख लो कि e की पावर इनफाइनाइट अगर बनता है तो उसकी वैल्यू होती है इनफाइनाइट, और e की पावर अगर माइनस इनफाइनाइट बनता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर क्या बनने वाला है सीमा का अस्तित्व करते ही? देखो, जब सीमा का अस्तित्व कर दोगे यहां पर तो ये क्या हो जाएगा? 1/1 प्लस e की पावर कितना? माइनस इनफाइनाइट। और माइनस इनफाइनाइट का मतलब क्या हो गया? 0। ठीक है, और 0 का मतलब क्या हो गया? 1/1 प्लस 0 मतलब 1/1। ठीक है, मतलब 1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका कितना आ गया? 1 आ गया। बात समझ में आई? अब राइट हैंड डेरिवेटिव इसका फाइंड करेंगे। ठीक है, जगह कम पड़ रही है। ठीक है, अब इसका हम राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे ऐसे RF-x लिख के, या RHD लिख सकते थे। ठीक है, ये क्या था? आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव था, LF-x था, जिसकी वैल्यू हमने निकाली, कितना आया? 1 आ गया। और RF-x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0 f
0 माइनस कि प्लस 0 प्लस एच माइनस कितना F0 अपॉन कितना H। ठीक है, आगे देखिए, लिमिट h टेंस टू 0, F0 प्लस एच का मतलब खाली h है, और फंक्शन में फंक्शन तो यही है, चाहे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चाहे राइट हैंड डेरिवेटिव, मतलब 0 से कम और ज़्यादा के लिए दोनों के लिए आपके फलन का मान यही बनने वाला है ना, तो आपका फंक्शन हर बार यही होगा। तो यहाँ पर यक्स की जगह पर क्या रख दिया जाए, सिर्फ h रख दिया जाए, क्या हो जाएगा ये h अपान 1 प्लस ई की पावर 1 अपान h। ठीक है, माइनस F0 तो क्या रहेगा आपका 0 ही रहेगा बटे प्लस h। ठीक है, h से h कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या आ जाएगा ये लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर 1 प्लस ई की पावर 1 अपान h इंटू एच, यहाँ भी इंटू एच, यहाँ भी h कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब आ गया ये कितना 1 अपान 1 प्लस ई की पावर 1 प्लस एच, सीमा का अस्तित्व कर दो तो क्या आ जाएगा 1 अपान 1 प्लस ई की पावर 1 अपान 0, मतलब इनफाइनाइट ना, डायरेक्ट क्या लिख दे इनफाइनाइट। ठीक है, देखिए अब यहां पर ध्यान से समझिएगा, 1 अपान हमने बोला ई की पावर इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट ही होती है। अब इस बात को कैसे सॉल्व करोगे आप, देखो ध्यान से, 1 अपान 1 प्लस इनफाइनाइट को क्या लिख सकते हो 1 अपान 0, बोलो 1 अपान 0 लिख सकते हो ना भाई, 1 अपान 0 तो इनफाइनाइट होता है। अब जरा इसको सॉल्व करो, क्या होगा 0 का मल्टीप्लाई किस में 1 में, बराबर 1 अपान ऊपर चल रहा है अभी, 0 का मल्टीप्लाई 1 में किया क्या आ गया 0 आ गया, प्लस क्या जोड़ो इसमें 1 जोड़ो, अपान कितना 0। ठीक है, आगे बात समझ में, तो देखो अब ये जो सबसे नीचे 0 ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा 1 के पास। ठीक है, और नीचे क्या हो गया 0 प्लस 1 का मतलब क्या सिर्फ 1, तो 1 का मल्टीप्लाई जब 0 से होगा तो क्या हो जाएगा 0, और 0 अपॉन समथिंग इक्वल टू क्या 0। तो देखा आपने, आपका राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया 0 आ गया, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया 1 आ गया, इसका मतलब दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, अतः फलन एफ एक्स बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। ठीक है, लिख लेना इसको, क्वेश्चन समझ में आ गया यहाँ पर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, x इज इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। ठीक है, पैरामीट्रिक फंक्शन है यहाँ पर, तो x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे रिस्पेक्ट टू थीटा, एंड y का भी डिफ्रेंसिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे। उसके बाद हम दोनों को चेंज करके मल्टीप्लाई करके डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, ए बाहर हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा का क्या हो जाएगा x की पावर n बना करके
3 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन थीटा का पुनः अवकलन क्या हो जाएगा आपका, कॉस थीटा। ठीक है ना भाई, ए बाहर हो गया, साइन क्यूब थीटा को क्या करेंगे आप, 3 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन थीटा का पुनः अवकलन कॉस थीटा। मिल गया ये। और क्या कर सकते हो इसमें अब, 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कितना, कॉस थीटा। बस इसका अवकलन करो, चलो dy अपान डी थीटा। तो a बाहर, 3 भी आगे आ जाएगा, x की पावर n मान के करेंगे, कॉस थीटा को x मान लेंगे, तो 3 आगे आ गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा का पुनः अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, -3a साइन थीटा इंटू कितना, कॉस स्क्वायर थीटा। ये dy अपान डी थीटा की वैल्यू आ गई। अब dy अपान डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, तो dy अपान डी थीटा की वैल्यू क्या है, -3a साइन थीटा इंटू कितना, कॉस स्क्वायर थीटा बटे में हो जाएगा, क्योंकि देखो 1 अपान में होगा ना वो, डी थीटा अपान डी एक्स, इसको पलट देंगे तो ये बटे में चला जाएगा सीधे। क्या हो जाएगा, 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कितना, कॉस थीटा। तो 3a से 3a कैंसिल, साइन थीटा से इसका स्क्वायर कैंसिल, कॉस थीटा से इसका स्क्वायर कैंसिल, माइनस बचा है माइनस। कुछ बच्चों ने माइनस की गलती कर दी, इस माइनस को लिखना भूल गए आंसर में, छोटी मोटी गलतियां ध्यान दो। तो कॉस थीटा बटे कितना, साइन थीटा, आ गया क्या आपका कॉट थीटा आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, 6वां क्वेश्चन। ठीक है, 5 नंबर समझ लो आपको फ्री में मिल रहे थे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एफ एक्स इज इक्वल टू दिया गया है x अपॉन मॉड एक्स प्लस 2x स्क्वायर व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एफ एक्स इज इक्वल टू k व्हेन x इज इक्वल टू 0। ये फंक्शन जो है हमारा, सही है क्वेश्चन मिला लो नहीं तो गलत हो जाता है, x अपॉन मॉड एक्स प्लस 2x स्क्वायर और k x इज नॉट इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। तो k के किस मान के लिए फलन, k के किस मान के लिए फलन एफ एक्स x बराबर 0 पर सतत होगा। तो अगर हम आपके फंक्शन को सतत मान भी लें, ठीक है, तो उसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये तीनों चीज़ क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो चलिए निकालते हैं इसकी। तो फलन का मान पहले निकाल लेते हैं। f इज इक्वल टू कितने पर, x बराबर 0 पर एफ एक्स बराबर कितना होगा, x बराबर 0 पर एफ एक्स कितना होगा, तो x बराबर 0 पर एफ एक्स होगा आपका k। तो f0 कितना हो जाएगा, जब इसमें है ही नहीं, इसमें क्या है कहीं पर x है, जो यहाँ पर x के प्लेस पर 0 रखोगे, है ही नहीं, तो k का k ही रहेगा। f0 पर फलन की वैल्यू कितनी आ गई, k आ गई। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी आपकी, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स। अगली लाइन लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स की वैल्यू क्या है, लेफ्ट हैंड दोनों के लिए यही बनेगा ना, x अपान मॉड x प्लस कितना 2x स्क्वायर। ठीक है, फिर x बराबर कितना रखने पर, x बराबर a माइनस एच रखते हो तो यहाँ पे क्या रखोगे, 0 माइनस एच, 0 माइनस एच बराबर सिर्फ कितना, या इतना रखने पर, माइनस एच ही कुल मिलाकर रखोगे, 0 माइनस एच रखने पर।
ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू 0, f 0 माइनस एच मतलब सिर्फ माइनस एच करो, लिमिट h टेंस टू 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस एच लिख दो, माइनस एच अपान मॉड माइनस एच प्लस 2 माइनस एच का स्क्वायर। ठीक है, अगली लाइन लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच अपान मॉड के अंदर माइनस एच है, प्लस एच हो जाएगा, माइनस एच का होल स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा और 2h स्क्वायर हो जाएगा। h कॉमन लेकर काट सकते हो वहाँ पर, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच, नीचे h कॉमन ले लिया हमने, आ गया 1 प्लस 2h, h से h कैंसिल हो गया। सीमा का अस्तित्व अब तो कर ही सकते हैं, क्योंकि अभी तक देखो इसमें सीमा का अस्तित्व अगर हम कर देंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये 0 ये 0, 0 अपान 0 0 मिल जाएगा, 0 अपान 0 0 नहीं होगा, 0 अपान 0 क्या होता है, अपरिभाषित होता है। तो जब तक आपका ऐसा कोई कंडीशन आए जिस पर आप सीमा का अस्तित्व करने पर आपका अपरिभाषित हो रहा हो, ठीक है, तो वहाँ पर हम सीमा का अस्तित्व नहीं करते हैं। इस बात पर विशेष ध्यान दीजिए। हमने देखा इस क्वेश्चन में आप डायरेक्ट सीमा का अस्तित्व यहाँ पे कर देते हो, पहले ऐसा बनाओ कि वो फंक्शन आपका डिफाइन रहे। ठीक है, देखो हमने h कॉमन लिया, क्यों, क्योंकि h जब तक यहाँ पर नीचे दोनों जगह 0, 0 प्लस 0 हर में 0 आ जाएगा। अंश में 0 आता तो कोई बात नहीं, लेकिन हर में 0 आ रहा था तो h को हमने कॉमन ले लिया। अब ये अंश वाले h से कट गया। अब देखो क्या बचा आपका, ये लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 1 अपान 1 प्लस 2h। अब रखो सीमा का अस्तित्व इसमें, h बराबर 0। अब रखो क्या, अब अनडिफाइन होगा, नहीं होगा ना, ये अब नॉट डिफाइन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 1 अपान 1 प्लस 0 हो जाएगा। तो 0 का मतलब कुछ नहीं, 1 प्लस 1 अपान 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, राइट हैंड लिमिट निकालो इसकी जरा, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, सॉरी, लिमिट x टेंड टू 0 और फंक्शन fx, अगली लाइन नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, फंक्शन क्या हो जाएगा, इसके लिए भी वही है, x अपान मॉड x प्लस 2x स्क्वायर। x बराबर कितना रखने पर, इस बार 0 प्लस h रखने पर। ठीक है, 0 प्लस h रखने का मतलब क्या हुआ, खाली h रखने पर। तो लिमिट h टेंस टू 0 f h, क्योंकि 0 प्लस h का मतलब क्या, खाली h। तो जहाँ जहाँ आपका x है वहाँ वहाँ क्या रख दीजिए, h रख दीजिए। तो h अपान मॉड h प्लस 2h स्क्वायर, दैट्स मीन लिमिट h टेंस टू 0 h, मॉड h है, बाहर h आ जाएगा, 2h स्क्वायर, h ले लो कॉमन, h जब कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस 2h, h से कैंसिल हो गया, सीमा का अस्तित्व कर दो, कितना हो जाएगा, 1 अपान 1 प्लस 0 इज इक्वल टू किसके, सिर्फ 1 के। तो भाई लेफ्ट हैंड लिमिट तो -1 है और राइट हैंड लिमिट आ गई क्या, +1। जब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल ही नहीं है तो फंक्शन आपका क्या है, कंटिन्यूअस ही नहीं है, यानी k का तो k के मान की तो कोई बात ही नहीं हुई। अगर यहीं पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों हुई इक्वल आ जाती, जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई है, -1 आया है, और राइट हैंड लिमिट +1 आई है। अगर दोनों -1 आई होती तो अभी हम लिख देते -1 बराबर है, और फंक्शन की वैल्यू कितनी है, k, तो k की वैल्यू क्या हो जाती, -1 हो जाती। ठीक है, तो हम लिख देते भाई k का मान जब -1 के लिए हमारा फलन क्या है, सतत है। आगे बात समझ में। लेकिन जब हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही बराबर नहीं आई तो k का मान क्या बताएं, -1 के लिए कि +1 के लिए। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही बराबर नहीं है तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस ही नहीं है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट,
ठीक है, अतः फलन एफ एक्स ठीक है एक्स के किसी भी मान के लिए सतत नहीं है। एक्स के, सुन लीजिए, लिख लीजिएगा, एक्स के किसी भी मान के लिए सतत नहीं है। अतः फलन एफ एक्स एक्स के किसी भी मान के लिए क्या है, सतत नहीं है। ओ सॉरी, एक्स के नहीं, फलन एफ एक्स के किसी भी मान के लिए सतत नहीं होगा। हाँ, एक्स के नहीं, के का मान पूछा था ना, हाँ के कर लीजिए। अतः फलन एफ एक्स के किसी मान के लिए सतत नहीं होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। दिया गया है फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 3। सभी एक्स इज द एलिमेंट, क्लोज इंटरवल है, 0, 1 के लिए क्या है, ये क्या दिया गया है। हाँ, मध्यमान प्रमेय की पुष्टि करो। इस पर हमें चेक करना है कि हमारी मध्यमान प्रमेय लागू होगी कि नहीं लागू होगी। तो मध्यमान प्रमेय क्या बोलती है कि कोई फंक्शन अगर क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में, क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में क्या हो, कंटिन्यूअस हो, और ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में डिफरेंशिबल हो, अवकलनीय हो, ठीक है, तथा एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी, तो कोई सी जो इज द एलिमेंट ऑफ क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी ऐसा जरूर मौजूद होगा कि एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपान बी माइनस ए। ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, इतनी होगी। बात समझ में आई।
समझ में आ गया ना कि हमारा एक बिंदु सी ऐसा जरूर उपस्थित होगा जिसकी वैल्यू कितनी होगी, इतनी होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू इतनी कब होगी, जब वो तीनों कंडीशन को फॉलो करेगा। कौन कौन सी, कि क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी पर क्या हो, सतत हो, ओपन इंटरवल पर अवकलनीय हो, और एफ बी एफ ए के इक्वल ना हो। तो यहां पर हम लिखेंगे चूंकि फलन एफ एक्स एक बहुपदीय फलन है, ठीक है, एक क्या है, बहुपदीय फलन है, ठीक है। अतः ये क्या होगा, सभी x इज द एलिमेंट ऑफ R के लिए सतत व अवकलनीय होगा। अवकलनीय होगा, ठीक है। तथा एफ ए और एफ बी निकाल लो, ठीक है। पहले एफ ए निकालो, क्या है एफ ए, तो जहां जहां एक्स है वहां ए रख दो। अरे एफ ए क्या निकालना है, ए कितना है हमारे लिए, 0 है इस समय, तो 0 निकालो, एफ 0 निकालेंगे, ठीक है। तो 0 क्या हो जाएगा, 0 माइनस 0 माइनस 0 प्लस 3, ठीक, सीधे क्या आ जाएगा, F0 की वैल्यू 3 आ जाएगी। F1 निकाल लो, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 3, ये होगा ना भाई। 1 का क्यूब करेंगे 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही रहेगा, माइनस 1 प्लस 3। तो 3 और 1 कितने, 4, और 2 और 1 3, तो 4 प्लस का और 3 माइनस का, कितना मिल गया आपको, 1 मिल गया, ठीक है। F0 भी किसके बराबर नहीं है, F1 के बराबर नहीं है, यानी FA भी FB के बराबर नहीं है, तो उपरोक्त कंडीशन को फॉलो करता है। अतः चूंकि F0 इज नॉट इक्वल टू F1, ठीक है, अतः यहां क्या लिखा हमने, यहां है ना, नहीं तो कुछ और पढ़ो। यहां मध्यमान प्रमेय लागू होती है। तो कोई C is the element of 0, 1, ठीक है। कोई C is the element 0, 1 ऐसा ठीक है, इसको ऐसे लिखो, कोई बिंदु, है ना, तो कोई बिंदु C इज द एलिमेंट 0, 1 इस प्रकार अवश्य होगा कि F डैश C इज इक्वल टू कितना, एफ बी माने 1 हो जाएगा, माइनस एफ ए 0 अपान कितना, बी माइनस ए 1 माइनस 0, ठीक है। अब एफ डैश सी निकालने के लिए पहले एफ डैश एक्स निकालना होगा, क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू कितना दिया गया है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस कितना 3, तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस कितना 2 दूनाई 4x माइनस एक्स का कितना हो जाएगा 1, 3 का कितना हो जाएगा 0, एफ डैश एक्स आ गया आपका, ठीक है।
तो एफ डैश सी कितना हो जाएगा, एफ डैश सी के फॉर्मेट में भी हो जाएगा। एक्स के स्थान पर क्या रख दीजिए, सी रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 3c² माइनस 4c माइनस 1। और यहाँ से जो एफ डैश सी निकालोगे आप, इसकी वैल्यू निकालो। F1 की वैल्यू कितनी आई है, 1 आया है। F0 की वैल्यू कितनी आई है, 3 आई है, अपान नीचे भी 1 माइनस, ये 1 माइनस 1 क्यों लिखा है, b माइनस ए होगा, ए कितना है 0 है, तो 1 माइनस 0 का मतलब कितना, सिर्फ 1, तो 1 माइनस 3 का मतलब हो गया -2 अपान 1, सिर्फ -2। ठीक है, देख लो, आगे बात समझ में। ठीक है, एफ डैश सी की वैल्यू उतनी आ गई। अब यहाँ पर लिखेंगे हम implies that 3c² माइनस 4c माइनस 1 इज इक्वल टू किसके, -2 के। तो 3c² माइनस 4c, अब देखो -2 इधर आएगा, +2 हो जाएगा, और +2 में से 1 घटाओगे कितना मिलेगा आपको, +1 मिलेगा। ठीक है, 0। अब बन गया भैया ये तो द्विघात समीकरण। गुणनखंड करना आता है सबको, करो जरा। 3 का मल्टीप्लाई 1 से कराओ, 3 1 3, तो गुणा करने पर 3 आना चाहिए और जोड़ने पर 4 आना चाहिए। तो 3 1 3, 3 और 1 4, तो कितना हो जाएगा 3c², जहाँ पर -4 है उसी पे क्या लिख दो आप, 3 + 1 लिख दो, इंटू c + 1 इज इक्वल टू किसके, 0 के। तो 3c² माइनस 3c माइनस c + 1 इज इक्वल टू 0। 3c कॉमन हो जाएगा, c -1 हो जाएगा, -1 कॉमन ले लो तो c -1 हो जाएगा। ठीक है, अब एक ब्रैकेट में c -1, दूसरे ब्रैकेट में 3c -1, तो c की 2 वैल्यू आ गई यहाँ पर, एक तो 1 आ गया और दूसरा कौन सा आ गया, 1/3 आ गया। अच्छा बताओ c का कौन सा मान यहाँ पे, क्या ये दोनों आंसर सही हैं या सिर्फ एक, बताओ जल्दी, 1 मिनट का मौका है आपके पास। जो भी मन में सोच रहे हो सही नहीं सोच रहे होगे, चूंकि c इज इक्वल टू 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ क्लोज इंटरवल 0,1। ठीक है, c की वैल्यू जो 1 आई है वो क्लोज इंटरवल 0,1 से बिलोंग नहीं करती। क्यों, बताया था, क्लोज इंटरवल का मतलब ओपन इंटरवल है, सॉरी, ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारे ये क्या होते हैं, इसके बीच में जो वैल्यू होती है सिर्फ उन्हीं के लिए इसकी वैलिडिटी होती है भाई, किनारों को छोड़ दिया जाता है, ये तो ओपन इंटरवल का काम है। और यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि कोई बिंदु C इज द एलिमेंट ऑफ ओपन इंटरवल 0,1, इस प्रकार अवश्य होगा कि ये ओपन इंटरवल 0,1 का एलिमेंट C बनेगा, और जबकि 1 क्या है हमारा, ये तो इसका एंड पॉइंट 1 है, तो C की वैल्यू हमारी ये नहीं हो सकती। ठीक है, तो 1 वाला जो है हमारा, ये हमारा आंसर नहीं होगा, इसलिए C इज इक्वल टू कितना, 1/3, जो कि एलिमेंट है किसका, 0,1 का, ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, समझ गए बात को, नोट कर लीजिए। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको भी सॉल्व करते हैं जल्दी से। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। दिया गया है y इज इक्वल टू √ में है cos x प्लस फिर √ पूरा cos x, फिर √ के अंदर √ cos x प्लस डॉट कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ये आपके अवकलन के अंदर एक छोटा सा टॉपिक है अनंत श्रेणी का। ठीक है, ये कौन सी, क्योंकि डॉट कहाँ तक है, देखो इनफाइनाइट तक है। ठीक है, अभी इन दोनों को मत देखो। तो ये आपकी अनंत श्रेणी होती है। इसका जो लगाने का मेथड होता है वो ये होता है, देखो y का मान क्या है जरा बताओ, √ है पूरा, उसके अंदर cos x प्लस फिर से √ उसके अंदर cos x प्लस फिर से √ उसके अंदर cos x। अच्छा पहला वाला छोड़ दो, पहला वाला √ पूरा और cos x को छोड़ दो जरा। ठीक है, फिर देखो क्या था आपका y, फिर से पहचानो,
क्या ये अंदर वाला भी y ही है? अंडर रूट था, अंडर रूट के अंदर cos x था, प्लस अंडर रूट फिर cos x प्लस, अब डॉट डॉट इन्फिनिटी का मतलब क्या? ऐसे और कई बार बोल सकते हैं हम ना। ये भी y है कि नहीं है पहला छोड़ने पर? आइए 2 एग्जाम्पल और समझिए अनंत श्रेणी के। y बराबर क्या है? e की पावर x, उसकी भी पावर e की पावर x, फिर e की पावर x, डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो पहला वाला छोड़ दो, क्या था y आपका? e की पावर x, उसकी भी पावर e की पावर x, उसकी भी पावर e की पावर x, डॉट 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 इनफाइनाइट तक। समझ रहे हो? पहला वाला छोड़कर भी y बन रहा है पूरा ना। ये से यहां पे देखो y क्या है? x प्लस 1 अपान, अच्छा x प्लस 1 अपान x प्लस 1 अपान, फिर से x प्लस 1 अपान, ऐसे ही जा रहा है। तो पहला वाला छोड़ दो, ठीक है? पहला वाला क्या करोगे? इसमें छोड़ दो जरा, x प्लस 1 अपान। जब छोड़ दिया हमने, इतना मैटर छोड़ दिया तो क्या बना? फिर से x प्लस 1 अपान x, फिर से x प्लस 1 अपान x, सब कुछ क्या बन रहा है? वही बन रहा है ना, देख रहे हो? देखो रिपीटेशन जहां से स्टार्ट हो वहीं से, तो x प्लस 1 अपान एक्स के बाद से रिपीटेशन स्टार्ट हुआ, प्लस यहाँ पे जुड़ा ना, तो इस पूरा मैटर को यहाँ से, इस पहले मैटर को छोड़ दोगे, फिर से क्या बन गया आपका? एक मिनट, देखो रिपीटेशन यहाँ पे हो रहा है, जैसे इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन बन रही है आपको। जैसे x में क्या जोड़ा गया? 1 अपान एक्स, फिर x में क्या जोड़ा गया? 1 अपान एक्स, फिर x में क्या जोड़ा गया? 1 अपान एक्स, देख रहे हो ना? तो x के बाद ये पूरा मैटर है, ये क्या है? ये भी आपका एक अनंत श्रेणी के रूप में आएगा, ठीक है? पहला यहाँ पे छोड़ दिया x प्लस 1 अपान, फिर से x, फिर से प्लस 1 अपान x प्लस 1 अपान x। सारी बात समझे? तो इसमें हमेशा पहला वाला टर्म छोड़ देते हैं और पूरी अनंत श्रेणी खत्म करके वहां पर भी क्या ला देते हैं? y। जैसे इसमें देखो क्या लाएंगे, इसमें हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ई की पावर x था, इसी के बाद फिर से दोहराव चालू है, तो इस पूरे की पावर क्या हो जाएगा? y। देख रहे हो ना? ऐसे यहां पर भी y इज इक्वल टू क्या है? x है, इसके बाद दोहराव चालू था, तो क्या हो जाएगा? 1 अपान y। भाई यही तो बार बार रिपीट हो रहा है, देख रहे हो? तो ऐसे आपका क्वेश्चन जो था ये क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू अंडर रूट कॉस एक्स,
फिर से देखो दोहराव चालू था, पहला पद छोड़े थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये y हो गया। बात समझ में आ गई। ये अनंत श्रेणी है, इसमें बस इतना सा दिमाग में रखना है कि वो जो रेपिटेशन चालू हो रहा है, वो दोहराव जो चालू हो रहा है, वो कहाँ किसके बाद से दोहराव है, किस चीज़ का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, वही पहचान लो खाली बस। और पहला वाला पद छोड़ के बाकी पूरी आपकी अनंत श्रेणी को y लिख दो। हरी बात समझ में? देखो बन गया ना, समझ में आ गई सारी बातें। चलिए कहाँ गया, तो ये जो है हमारा, इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू अंडर रूट कॉस एक्स प्लस कितना y, अंडर रूट के अंदर ही 1/, अंडर रूट को इधर लाओगे क्या हो जाएगी, y की पावर 1/2 इज इक्वल टू कितना, कॉस एक्स प्लस y। ठीक है, तो चाहो तो y को फिर से उधर उठा लाओ, तो इधर कुछ होगा, गुणे में तो आएगी नहीं, पावर जुड़े उड़ेगी, या इधर आने पर ही फायदा है। y की पावर 1/2 माइनस कितना y, बराबर किसके, कॉस एक्स के। आपको चाहिए dy/dx, तो x के सापेक्ष दोनों फलनों का अवकलन करना, दोनों पक्षों का, तो y की पावर 1/2 का क्या हो जाएगा, 1/2। क्या कर रहे हैं यार, दिमाग कंफ्यूज हो गया है ना भाई। इस अंडर रूट इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, अंडर रूट इधर आएगा तो स्क्वायर बनेगा ना, 1/2। तो जब इस पर अंडर रूट हटाकर एक अंडर रूट हटा देते तब पावर 1/2 बनती, अंडर रूट इधर आ गया, स्क्वायर बन गया। चलो भाई गलती हो जाती, हाँ स्क्वायर हो गया। अब वो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस कितना 1 के। ठीक है, वाई कॉमन वॉमन लेने की सोच रहे होगे तो फिर गुणा का नियम लगाना होगा, इससे बेटर है यहीं पे कर डालो इसका, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। 2y का क्या हो जाएगा, अरे वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y इंटू कितना, ddx ऑफ y, क्योंकि भाई x के सापेक्ष करने तो y को मान के करना पड़ेगा। यहाँ पर y है तो क्या हो जाएगा, ddx ऑफ y हो जाएगा। cos x का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, ddx ऑफ y कॉमन ले लो दोनों में, क्या हो जाएगा ये 2y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स के। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स अपॉन 2y माइनस 1 के। आंसर आइए क्वेश्चन नंबर 10 और अपनी टेस्ट सीरीज का सबसे लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन था। क्वेश्चन में केवल एक खास बात थी जिस पर ध्यान देना था, किसी ने ध्यान नहीं दिया है। देखिए क्या वो खास बात है, फंक्शन दिया गया एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका अवकलन तो सब लोग कर लोगे, लेकिन अवकलन किसके सापेक्ष करना है, ज़रा इस बात पर गौर करो। साइन इनवर्स यक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, ठीक है। अब बोलो साइन इनवर्स एक्स के सापेक्ष कैसे अवकलन करें, ठीक है। तो पहला काम तो ये होता है ऐसे क्वेश्चन में कि एक्स की वैल्यू कुछ मानो और इसको सॉल्व करो, कहीं से साइन इनवर्स खत्म हो, ठीक है। तो पहले उस पर ध्यान दो। अभी किसके सापेक्ष, जब अवकलन करने का नंबर आएगा तब सोचेंगे। तो एक्स को क्या माना जाए, यहाँ पर ऐसा कुछ माना जाए, बाहर साइन ही निकले तो साइन मान लोगे, तो 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट से बाहर होगा सिर्फ कॉस थीटा, ठीक है। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा बना लेगा। तो माना एक्स इज इक्वल टू कितना, साइन थीटा, ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। बात समझ में आ गई इतनी। चलिए देखिए फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x क्या है, x को क्या माना अभी साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर है, तो साइन थीटा माना है x के जगह पर, तो साइन थीटा का भी स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब फिर से साइन इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा तो बाहर वेट कर रहा है किसका, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा,
और अंडर रूट से बाहर आया तो वर्ग खत्म हो गया उसका, सिर्फ कॉस थीटा। फिर से साइन इनवर्स ये क्या हो जाएगा आपका, साइन 2 थीटा हो जाएगा, और साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होकर सिर्फ क्या आ गया, 2 थीटा। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, 2 थीटा आ गया। ठीक है, इसको एफ एक्स ना लेकर के आप वाई भी ले सकते हो, दोनों को यहीं पर ऐसे कर लेते, वाई मान लेते आप, वाई के रूप में चलो। क्यों, अभी देखो वाई के रूप में ज़्यादा दिमाग में समझ में आएगा, बात तो एक ही है ना। तो अब देखो ये क्या आ गया आपका, 2 थीटा आ गया। अब इसको क्या लिख सकते हो, थीटा की वैल्यू कितनी आई है, साइन इनवर्स एक्स आया है। ठीक है, अब आपको साइन इनवर्स एक्स का अवकल गुणांक पता है क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन ये क्या है, ये साइन इनवर्स एक्स का अवकल गुणांक बेशक है, लेकिन किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष है ना। ये बात समझ रहे हो, किसके सापेक्ष है ये, एक्स के सापेक्ष। जब यहाँ पे डी डी एक्स लिखोगे, साइन इनवर्स एक्स लिखोगे, तभी ये फार्मूला लिख सकते हो ना। अगर यहाँ पे हम डी डी एक्स यहाँ पे वाई लिख दें तो है हिम्मत ये फार्मूला यूज करने की। तो साइन इनवर्स का एक बार क्या करोगे आप, इतना ही होगा, और एक्स का पुनः अवकलन होगा, यहाँ पर डी एक्स अपान डी वाई आ जाएगा। समझ रहे हो इस बात को, कि जिस चर के रूप में आपका फलन फलित हो, उसी चर के सापेक्ष आपको अवकलन करना होता है। और अगर आप उस चर के सापेक्ष अवकलन नहीं कर रहे हो, तो एक बार पुनः उसका अवकलन करना, यानी उसको मान के करना पड़ेगा। यहां पर ये जो मैटर है ना, ये यहां पर यही बात बोली जा रही है कि आप अपने इस फंक्शन, देखो ये फंक्शन हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स इतना था, अभी भी तो वही क्वेश्चन है हमारा। हमने अपने क्वेश्चन को थोड़ा सरल रूप प्रदान किया, ये बन गया छोटा सा क्वेश्चन। ठीक है, इतना लॉजिक तो क्वेश्चन ने क्या दिया था, घुमाने के लिए दिया था। हमने इस क्वेश्चन को किसी तरह से सॉल्व करके यहां तक पहुंचे हैं। अभी जो आपने पूछा था कि साइन इनवर्स एक्स के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात करना, तो अवकलन करने की बारी तो अब आई है। अब फलन मिल गया है, y इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स। हमारा ये जो फलन है किस चर राशि पर फलित है, आप बोलोगे यक्स पर फलित है। ठीक है, लेकिन हमसे जो पूछा जा रहा है, वो पूछा जा रहा है कि पूरे साइन इनवर्स यक्स के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, साइन इनवर्स एक्स के सापेक्ष इसका क्या कीजिए, अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। आ रही बात समझ में। अब देखिए, आप अपने दिमाग में साइन इनवर्स एक्स को हटा दीजिए, आपको किसके सापेक्ष अवकलन करना है, साइन इनवर्स एक्स के सापेक्ष। मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स थोड़ी बड़ा सा लग रहा है, आप इसको पी मान लीजिए। किसके सापेक्ष अवकलन करना है आपको, पी के सापेक्ष। मतलब क्या लिखने वाले हो, डीडीपी लिखने वाले हो ना, पी के सापेक्ष अगर अवकलन करना है। पी किसको मान रहे हो आप, साइन इनवर्स एक्स को पी मान रहे हो ना। क्वेश्चन ने क्या बोला, साइन इनवर्स एक्स के सापेक्ष अवकलन करो, तो हमने साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लिया, पी। अब हम अपनी सरल भाषा में अपने दिमाग को सेट कर रहे हैं ताकि बार बार डिस्टर्ब ना हो। किसके सापेक्ष अवकलन करना है, पी के सापेक्ष। भाई तो किसी के सापेक्ष जब अवकलन करना होता है तो उसको कहां लिखते हो आप, डी डी पी, यहीं पे तो लिखते हो। और यहां पे क्या लिखते हो, जिसका अवकलन करना हो। ठीक है, अवकलन किसका करना है आपको, अपने वाई बनाया, यानी आपको ये चीज फाइंड करनी है, एफ एक्स या वाई। ठीक है, क्वेश्चन में आपको जो भी क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन में ये चीज फाइंड करना पूछ रहा था। हाउ फाइंड कर देते हैं, y बराबर कितना, 2 साइन इनवर्स एक्स को p मान लिया, p हो गया। अब इसका जब हम p के सापेक्ष अवकलन करेंगे, dy अपान dp इज इक्वल टू, तो इधर क्या हो जाएगा, 2 बाहर, p का किसके सापेक्ष, p के सापेक्ष, क्या होगा, 1 हो जाएगा। बोलो 1 हो जाएगा ना, सिर्फ क्या आया, 2, यही आंसर आ गया हमारा। ठीक है, अब p को यहां पर आप लिख सकते थे क्या, हटा करके साइन इनवर्स एक्स। देख रहे हो, आगे बात समझ में, बोलो। अगर देखो नहीं समझ पाए हो तो क्या करें,
चलिए, अगर आप इतनी बात नहीं समझ पा रहे तो एक उपाय और है। क्या उपाय है वो उपाय है कि पहले तो ये बताइए, आपको ये जो पूछा गया ये समझ में आया कि पूछा क्या गया है? इस बात से आप संतुष्ट हुए कि साइन इनवर्स एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक पूछा गया है? तो यहाँ पर हम देखिए, माना P इज इक्वल टू कितना, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, माना P इज इक्वल टू कितना, साइन इनवर्स एक्स। भाई साइन इनवर्स एक्स को हम किसके बराबर मान ले रहे हैं? P के बराबर। क्वेश्चन में कहीं दिया गया हो ना दिया गया, हमसे उससे मतलब नहीं है। ठीक है, हमें साइन इनवर्स एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना था। तो साइन इनवर्स एक्स तो आपने खुद पूछा है ना, तो इसी इतने मैटर को हमने क्या मान लिया, P। इससे मतलब नहीं था क्या है। ठीक है, अब जब P मान लिया, यानी P के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? P के सापेक्ष। किसके सापेक्ष अवकलन करना है? P के सापेक्ष है ना। और किस चीज का? fx का। ये fx को y मान रखा है तो y लिख दो। यानी ये चीज हमें फाइंड करनी है। ये बात समझ में आई? अगर ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई है तो अब एक और उपाय हमारे पास है। हम क्या करते हैं, इस अपने P फलन का x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष अवकलन करते हैं? इसका x के सापेक्ष। तो क्या मिलेगा आपको बताइए? dp/dx मिलेगा। और जो यहां पर आपका y फंक्शन बना हुआ है, इसका जब अभी आप किसके सापेक्ष करोगे, देखो ये 3 लाइन में क्वेश्चन खत्म हो चुका है आपका। ठीक है, हम एक अलग मेथड बता रहे हैं अगर चीजें नहीं समझ में आई है। इस y फलन का आप x के सापेक्ष अवकलन करो तो क्या मिलेगा आपको? dy/dx मिलेगा। अभी क्या होगा वो बात की बात है, अवकलन नहीं कर रहे हैं, अभी आपको बता रहे हैं कि इसका अवकलन किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। और इसका अवकलन किसके सापेक्ष कर दिया? इसका भी x के सापेक्ष कर दिया। ठीक है, लेकिन आपको चाहिए क्या था? आपको y फलन का अवकलन P के सापेक्ष चाहिए था। P मतलब साइन इनवर्स x के सापेक्ष चाहिए था। वही बात आ गई ना, यही चीज फाइंड करनी थी ना। तो अब ये dy/dp कैसे निकालोगे? dy और क्या चाहिए? dp चाहिए ना। तो यहां पर सेम मैटर होने चाहिए। क्या आपने dy/dx की वैल्यू निकालेगी? कहीं निकल सकती है, बिल्कुल निकल सकती है। क्या dx/dp की वैल्यू निकल सकती है? बिल्कुल निकल सकती है। तो दोनों की वैल्यू को आप दूसरी वाली वैल्यू को इन्वर्स करके पलट करके मल्टीप्लाई कराने पर मिल जाएगी आपको dy/dp। चलिए इसी से लगा देते हैं आपको। समझ गए दूसरा मेथड? चलिए, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, तो क्या हो जाएगा? dy/dx इज इक्वल टू 2 बाहर और क्या हो जाएगा? √1 - x²। ठीक है, क्लियर हो गया? इक्वेशन 1 मान के छोड़ देते हैं। पुनः माना P इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, इसका भी दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? dp/dx इज इक्वल टू कितना? 1/√1 - x²। आंसर वही आएगा जो अभी आया था। कितना आया था? 2 आया था शायद ना। अब देखो, अब क्या फाइंड करना है आपको? आपको चाहिए dy/dp, यही चाहिए ना। क्या चाहिए? साइन इनवर्स x के सापेक्ष अवकलन चाहिए ना। तो p ही तो है साइन इनवर्स x, इसी के सापेक्ष चाहिए ना। लिखा गया यहाँ पर नीचे dp। किसका अवकलन चाहिए? y का। ये y ही तो है आपका।
ये क्या है आपका, y ही तो है, इसी का तो अवकलन कर रहे हो, किसके सापेक्ष, p के सापेक्ष, p के सापेक्ष मतलब साइन इनवर्स x के सापेक्ष। ठीक है, अब पूरी तरह से आपके दिमाग में बात आ गई होगी। अब इसी की वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, dy dp। ठीक है, यहां पर कोई ऐसी चीज जो सेम सेम कट जाए, तो यहां पर भी dx और यहां पर भी dx। अब बताओ dy अपान dx की वैल्यू ये रही 2 अपान कितना, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई dx अपान dp की वैल्यू, तो dp अपान dx की वैल्यू आई है। इसको अगर पलट दोगे तो यही तो बनेगा dx अपान dp, पलट देने पर अंडर रूट ऊपर चला जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे कितना 1। ये देखो दोनों अंडर रूट कैंसिल हो गए, क्या आ गया आपका 2। ये हो गया आपका सिंपल सा आंसर, और इतने पर मिल जाते हैं आपको 8 नंबर। बात समझ में आ गई। अगर कोई ऐसी चीज़ के सापेक्ष अवकल गुणांक पूछे तो पहले उसको सोचिए समझिए, फिर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो इसीलिए बार बार कहा जाता है क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए फिर सॉल्व कीजिए। तो ये आपकी टेस्ट सीरीज़ 1 का सोल्यूशन था। उम्मीद है चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, ओके, धन्यवाद।